नमस्कार विद्यार्थियों, अंग्रेजी के टेंस टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है मारवाड़ क्लासेस के ज्योग्राफी पॉइंट पर। और मैं मगाराम चौधरी आपके टेंस टॉपिक के एनालिसिस और उसकी टीचिंग को लेकर आया हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस मुख्यतः अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं। टेंस अंग्रेजी में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, यदि हम उसको कवर कर लेते हैं तो लगभग हमारे अंग्रेजी की ग्रामर है, जो इंग्लिश की ग्रामर है, वो लगभग हमारे 60 या 70% तक उसको हम कवर आराम से कर सकते हैं। और हमें किसी भी ट्रांसलेट, किसी भी करेक्ट फॉर्म हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, हर प्रकार के मतलब इंग्लिश के टॉपिक में हमारी लगभग समस्या समाप्त हो जाती है। तो टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल। अच्छा, काल, लेकिन काल जो हिंदी अर्थ काल होता है, काल और जो समय है, जो काल और समय है, वो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। तो इसलिए कहते हैं कि टेंस और जो टाइम है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तो टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल, और अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में जो टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। दूसरा जो हमारा टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है भूतकाल। और तीसरा जो हमारा टेंस होता है मुख्य रूप से, वो होता है फ्यूचर टेंस। वो होता है फ्यूचर टेंस। 3 नंबर जो होगा फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। ये 3 जो हमारे लिए बड़े मेन किरदार निभाते हैं, मेन भूमिका निभाते हैं, जो अंग्रेजी की काफी समस्या का समाधान करने के लिए। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल, लेकिन आपको समझने की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। वो वर्तमान समय के बारे में पूरा विश्लेषण करता है, हमें वर्तमान समय के बारे में अवगत करवाता है। दूसरा होता है, मुख्य रूप से जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, मतलब अतीत में घटी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। और जो तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर, मतलब आगे क्या होने वाला है। जो भी आगे की घटनाओं का हम विश्लेषण करते हैं या फिर उसको इंग्लिश में समझते हैं, वो एक फ्यूचर टेंस होता है। तो ये तो होते हैं मुख्य रूप से 3। अब प्रत्येक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। जो सबसे, जैसे जो प्रथम होता है, फर्स्ट होता है, वो इनडेफिनिट या सिंपल कहते हैं उसको, अनिश्चित या सामान्य। जो दूसरा होता है वो होता है कंटिन्यू, या जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू मीन्स अपूर्ण, और जो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस का मतलब होता है जारी रहने वाला, कंटिन्यू करने वाला। अच्छा, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण काल। और चौथा
जो लास्ट इसका चौथा भाग होता है, जो मुख्य रूप से 4 भागों में जो चौथा होता है वो होता है पूर्ण अपूर्ण काल। पूर्ण अपूर्ण में जो जैसे परफेक्ट कंटिन्यू कहलाता है। यदि हम प्रेजेंट देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के भी ये 4 भाग ऐसे होते हैं और ऐसे ही फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, जो मुख्य रूप से है प्रेजेंट टेंस। इसको हम लेंगे और इनके चारों भागों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अंग्रेजी में लगभग काफी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब बात जो प्रथम जो है प्रेजेंट टेंस, मेन जो प्रेजेंट टेंस है उसकी बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल। अच्छा, प्रेजेंट टेंस हमें वर्तमान समय के बारे में बहुत कुछ समझाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पहला उपभाग होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित वर्तमान। जो अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित वर्तमान। और अनिश्चित वर्तमान में जो उसे कहते हैं जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है और ता हूं ये वर्ड आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान काल। तो जो फर्स्ट है अनिश्चित वर्तमान काल, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो जितने भी कार्य होते हैं डेली रूटीन के काम, जो डेली रूटीन के काम होते हैं, हमेशा रोजाना होने वाले, बार बार होने वाले ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में डेली होती है या फिर बार बार होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिफिकेशन को हम अच्छे से समझेंगे कि वास्तव में ये कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, हिंदी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसकी हिंदी पहचान, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हिंदी आइडेंटिफिकेशन में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता हूं और जो लास्ट होता है वो ती हूं। ये तो हुई बात अंग्रेजी की। जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात है इसकी। अच्छा, अब ये तो हिंदी के अनुसार अपन इसको पहचानते हैं, लेकिन बात करें अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे हम पहचानेंगे। अंग्रेजी के वाक्यों में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम इस टेंस को आराम से पहचान सके, या फिर हमारे लिए टेंस के टॉपिक में किसी भी प्रकार की
यदि करेक्ट फॉर्म से संबंधित या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित हर समस्या को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मुख्य किरदार होते हैं इसमें। जो हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी, हेल्पिंग वर्ब जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज होकर उस टेंस के बारे में हमें जानकारी देता है कि वास्तव में ये इसी टेंस का वाक्य है। बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के हम टेंस इंग्लिश में सेंटेंस को नहीं पहचान पाते हैं कि ये अंग्रेजी में जो सेंटेंस लिखा हुआ वाक्य है ये कौन से टेंस का है। या फिर जो और एक जो एडवर्ब होती है वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कभी जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर मुख्य वर्ब के साथ जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करके हम उसको पहचानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वैसे इसकी डू और डज होता है, डू और डज। अच्छा, ये डू का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए, और डज का प्रयोग होता है वो होता है एक वचन के लिए। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब यूज होती है उस वर्ब के साथ एस यस लगता है, तो इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब तो डू ही कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब डू कहलाता है। लेकिन जब डू के साथ देखो इसका लास्ट लेटर ओ आया है, डू का भी लास्ट लेटर जो आया है ये ओ आया है, तो इसका मतलब कि ओ आने से हम इसको मान सकते हैं कि आगे जब ई एस लगाया है तो ई एस लगाते ही ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, जो बहुवचन के लिए डू और एक वचन के लिए डज। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके एडवर्ब की, क्रिया विशेषण शब्द। इस टेंस में कौन कौन से क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, जिससे कि हमें यदि खाली जगह मिले फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़े तो हम उसमें अच्छे से उस एडवर्ब को पहचान करके हम ये पता कर सके कि वास्तव में ये इस टेंस का वाक्य है। तो इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में पहचान के रूप में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिनको एडवर्ब को यदि अंग्रेजी दूसरी भाषा में अपन कहें तो उसको कहते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। एडवर्ब एडवर्ब जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इस टेंस में जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो होता है ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, sometimes, rarely, फिर आता है डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, डेली, जनरली, generally, usually, 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 seldom, देखो कि always, often, sometimes, rarely, daily, generally, usually, seldom, occasionally, फिर ले लो एवरी डे, जैसे एवरी डे,
एवरी डे, और एवरी डे के बाद में आप वीक, फॉरनाइट, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी ये भी ले सकते हैं। जैसे एवरी के बाद में, एवरी डे के बाद में जस्ट ऑब्लिंग लगाए, उसके बाद में एवरी डे, आप यहां शॉर्ट में नाइट भी लिख सकते हैं, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, आप यहाँ पे डिकेड भी ले सकते हैं, सेंचुरी भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल और भी कई होते हैं। सेल्डम, एवरी ईयर, और ये हो जाएगा मंथ, मंथ, ईयर, ईयर के बाद में सेंचुरी। तो ये तो हो गई इसकी एडवर्ब। ईटीसी मतलब और भी हो सकते, एक्सेट्रा, और भी कई सारी हो सकती है। तो देखो अब इसका एनालिसिस देखना कि हिंदी पहचान, टेंस अपन जो पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसकी हिंदी पहचान ता है। मतलब जैसे ता है, इसका मतलब राकेश एक पत्र लिखता है, तो लास्ट में जैसे ता है ये वर्ड आया, फिर वर्ण आया। फिर जैसे देखो सोहनी रोजाना खाना पकाती है, तो पकाती है, इसका मतलब ये ती है ये आ गया। फिर वे हमेशा मार्केट जाते हैं, या फिर वे हमेशा कहानी लिखते हैं, वे हमेशा कहानियां लिखते हैं, तो ते हैं, लिखते हैं, ते हैं आ गया। अच्छा, मैं रोजाना एक मधुर गाना गाता हूं, तो इसमें आ गया ता हूं। और जैसे गीता गीता प्रत्येक शाम को कपड़े धोती है, तो धोती है, और आ गया कि यदि कोई गर्ल, कोई लड़की अपने बारे में कहे कि मैं प्रत्येक दिन खाना पकाती हूं, तो उस गर्ल के लिए, जो स्त्रीलिंग के लिए जैसे वो बोल रही है, तो ती हूं ये पहचान के रूप में आ जाता है। तो ये तो हुई मोटी मोटी बात कि हिंदी पहचान हो गई, और हेल्पिंग वर्ब हो गई जो सहायक क्रिया डू और डज, बहुवचन के लिए डू और एक वचन के लिए डज। अच्छा, एडवर्ब जो क्रिया विशेषण शब्दों में बात करें तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑफन, ऑफन का मीन्स होता है प्राय। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार या कदाचित। डेली का मतलब होता है रोजाना। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। और यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। सेल्डम ये कदाचित। एवरी डे प्रत्येक दिन। एवरी नाइट प्रत्येक रात। और एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह। और एवरी मंथ प्रत्येक महीने। और एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। और एवरी सेंचुरी प्रत्येक शताब्दी। जैसे देखो वह प्रत्येक साल मेरे घर पर आता है, वह प्रत्येक साल मेरे घर पर आता है, वह हर साल मेरे घर पे आता है। तो एवरी ईयर जहां पे अपन यूज करते हैं। तो ये तो हुई अंग्रेजी के वाक्यों में जो एडवर्ब आने पर हम उसको आराम से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसके अनुसार। हमें जिस प्रकार का अफर्मेटिव पूछे, नेगेटिव पूछे, या इंटेरोगेटिव या WH किसी भी प्रकार का यदि सेंटेंस पूछे तो हम उसे आराम से हल कर सकते हैं। अब जो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे अफर्मेटिव, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहला अपन लेते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने से पहले हमें, क्योंकि अफर्मेटिव में दो तरह के सब्जेक्ट यूज होंगे, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो होगा
वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो सबसे पहले लेंगे, पहला अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होगा वो होगा सकारात्मक वाक्य। अब ये वाक्य कहते हैं किसको है, तो देखिएगा, सकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जिस वाक्य में ना तो कोई नेगेटिव भाव हो, मतलब ऐसा वाक्य या ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में ना कोई नेगेटिव भाव हो और ना कोई क्वेश्चन मार्क हो, ना कोई मतलब हमें प्रश्नवाचक किसी तरीके से उसमें पूछा नहीं गया हो, या फिर लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा हो, एकदम बिल्कुल साधारण सामान्य वाक्य होता है वो अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंस कहलाएगा ये। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो यूज करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा जो यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना किसकी, सेंटेंस की, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका जो फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता के लिए वाक्य संरचना। एक वचन कर्ता के लिए जो हम वाक्य बनाते हैं वो वाक्य हम बनाएं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक वचन वाक्य बनाने की जो उस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे। तो सिंगुलर देखो, सब्जेक्ट जिसका मतलब कर्ता प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा जो है एक वचन है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आई हैव रिटन हियर, लिख दिया मैंने, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता। इस सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के लिए जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की जो फॉर्म, तो वो तो फर्स्ट हम यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ प्लस एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। एक तो एस, एक ई एस, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस होगा एडवर्ब और एडीवी, एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद में होता है सेंटेंस का अदर पार्ट, शेष बचा हुआ भाग। शेष बचा हुआ भाग जैसे उसको अन्य बोलते हैं तो अदर्स। ये तो होगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम और कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, तो बात करते हैं। अब सेंटेंस बनाएंगे, एक हिंदी का सेंटेंस या फिर इंग्लिश का सेंटेंस अपन लिख के बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखना कौन सी वर्ब के पीछे किस प्रकार की वर्ब के साथ एस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगी उसमें किस प्रकार की जो वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ऐसी क्या वर्ब है जिसके लास्ट में कौन से अल्फाबेट आने चाहिए, कौन से वर्ण आने चाहिए, जिससे हम ये पता कर सके कि वास्तव में इसके साथ एस का प्रयोग होगा या ई एस का। तो नोट करके इसको भी आप लिखिएगा, नोट। जैसे देखो कि ऐसी वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, ऐसी वर्ब जिसका
जिसका अंतिम वर्ण ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण, ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड, ओ एक्स, ध्यान से सुनना कि ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण, जिस वर्ब का अंतिम वर्ण ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस और जेड यदि आए, इनमें से आए, इनमें से आए तो उस वर्ब के साथ, तो उस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा शेष सभी प्रकार की, सभी प्रकार, शेष सभी प्रकार की वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा। और इससे हम बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस और जेड हो, तो उस वर्ब के साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होगी, और शेष सभी वर्ब के साथ हम एस का यूज करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होगी। अब सेंटेंस जो बहुवचन वाक्य के साथ जो वर्ब यूज होगी वो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको जो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, जो इसको अपन जो पूरा जो मैटर है इसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसे स्टूडेंट की वर्ब के साथ एस या ई एस जो समझ में आए तो इसको समझ ले कि मैन वर्ब की जो मैन वर्ब है उसका पांचवां रूप, मैन वर्ब का जिसको पांचवां रूप भी अपन कहते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, तो पांचवी फॉर्म के रूप में अपन मानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग। अब जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर होगा इस टेंस का वो होगा, देखो बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए जो होगा उसमें केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता के साथ जो हम बहुवचन कर्ता के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बहुवचन कर्ता के लिए सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और प्लस जिसको
अदर भी अपन लास्ट में मान सकते हैं, जो अन्य सेंटेंस का बचा हुआ शेष पार्ट और भी आगे हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखो, सीता कुक्स फूड डेली, सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देखें आप। जैसे ही वर्ब अपन यूज करते हैं तो उसको अच्छे से पहचान जाएंगे। तो फर्स्ट जैसे सेंटेंस कि सीता कुक्स फूड डेली। अब देखो, इसमें सीता है वो एक वचन करता है, सीता है वो एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हमने जो वर्ब यूज करनी है वो मैन वर्ब की पांचवी फॉर्म यूज करनी है। पांचवी फॉर्म मतलब कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो हम जो मैन वर्ब लेकर आए हैं वो है कुक, वो है COOK, कुक। अच्छा, कुक, कुक का लास्ट जो लेटर है वो आया है के। कुक का जो लास्ट लेटर आया है वो आया के, और के उनमें से नहीं है जो हमने लिखे थे कि OXCHSH और Z, उनमें से के नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस वर्ब को पांचवी फॉर्म बनाने के लिए हम एस का प्रयोग करेंगे। और फूड जो ये आपकी हो गई मैन वर्ब, और मैन वर्ब की पांचवी फॉर्म, और ये हो गया फूड जो ऑब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी एडवर्ब। आराम से इस सेंटेंस को हल कर सकते हैं, जैसे सीता कुक्स फूड डेली। अब यदि एग्जाम में पूछे तो इसी सेंटेंस को देख के हल करते हैं अपन। देखो कि सबसे पहले जैसे सीता, एग्जाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं सीता। अब ये खाली जगह आ गई, इसमें आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़े सीता, और ये आ गया फूड, और इसके साथ जैसे एडवर्ब लग गई डेली। इतना पेपर के अंदर जब हमें देते हैं और हमें हल करने के लिए, मान लो कोई सपोज दैट वर्ब देते हैं कि हाँ इसमें आपको वर्ब भरनी है वो कुक भरनी है, तो उसको हल करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं, इधर सीधा एक वचन है लेकिन उससे पहले हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां से पहचान सकते हैं अपन। तो ये एक एडवर्ब आई है डेली, और डेली का मतलब होता है रोजाना। तो रोजाना इसका मतलब खाना खाने की प्रक्रिया ये रोजाना होने वाली है। खाना खाने की जो जो ये कार्य है ये रोजाना होने वाला, तो ये डेली रूटीन का काम है, मतलब बार बार घटने वाली घटनाएं। तो इस प्रकार हम इस डेली से, जो डेली एडवर्ब है, इसको देखकर हम आराम से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर जो सब्जेक्ट है सीता वो एक वचन है। अच्छा, एक वचन है तो इसके साथ अब नेगेटिव नहीं है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। नेगेटिव नहीं है तो अफर्मेटिव, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव। और तब हम इसके साथ मैन वर्ब की पांचवी फॉर्म बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जैसे वर्ब ब्रैकेट में अपने को कुक दिया है तो कुक को अपन लिख दिया, और इसके साथ जब एस का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट सेंटेंस, सीता कुक्स फूड डेली। एक इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का अपन लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये तो जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का, और इससे पहले वाला स्ट्रक्चर था वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था, पहले वाला एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। अब बहुवचन का एक सेंटेंस देखते हैं कि वी, जैसे हम कभी कभार एक पत्र लिखते हैं या फिर हम कभी कभार कहानियां लिखते हैं, तो वी राइट, या पांचवी फॉर्म नहीं फर्स्ट लगेगी, वी राइट स्टोरीज, वी राइट स्टोरीज समटाइम्स, वी राइट स्टोरी समटाइम्स। अब हम इस टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, और समटाइम्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक जो एडवर्ब कहलाता है, जिसका मतलब होता है कभी कभार, कभी 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 या फिर कभी कभार।
तो यदि कभी कभार एक समटाइम्स एडवर्ब लिखी है तो हमें एग्जाम में जब ये खाली जगह यहां से पूछी जाती है तो हमें क्या करना है, देख लेना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी का मतलब होता है हम, ये हो गया बहुवचन। अब बहुवचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो वर्ब यूज होगी वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम उसी प्रकार से इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, केवल सब्जेक्ट को पहचान कर और एडवर्ब को पहचान कर। अब बात करते हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और जो इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव और WH के, तो केवल एक इसमें हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। केवल एक सेंटेंस से हम 4-5 सेंटेंस समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात नेगेटिव की करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य जो बनाने का फॉर्मूला जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वही हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में फर्स्ट आती है और जो WH में WH वर्ड के जस्ट बाद में आती है। तो इनके स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव, नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट और ADV एडवर्ब। तो ये तो हो गया, अदर्स में भी जो भी हो शेष बचा हुआ भाग। अब डू बहुवचन के लिए होगा और डज होगा एक वचन के लिए, डज होगा एक वचन के लिए। ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर नंबर होगा वो होगा थर्ड, हम इंटेरोगेटिव का लेते हैं, उसके बाद में हम सेंटेंस को हल करेंगे। इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज ये आया, इसको शुरू में ले आए। जब इसको शुरू में लाएंगे डू डज, सेम होगा कि डू का प्रयोग बहुवचन के लिए और डज का होगा वो एक वचन के लिए होगा। डू डज के जस्ट बाद में कर्ता को लाइए, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, डू डज के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट को लाना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसका मतलब होगा कर्ता, सब्जेक्ट के बाद में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आगे आपको एडवर्ब, इसमें देखो ऑब्जेक्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन मार्क आप देखिए। एडवर्ब वगैरह यदि सेंटेंस के अंदर यदि दी है मतलब जो ऑब्जेक्ट वगैरह तो लिखना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब नेगेटिव तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है डू डज के बाद में थर्ड नंबर पे नॉट आता है। इंटेरोगेटिव के साथ जब नेगेटिव यूज होता है तो थर्ड नंबर पे नॉट आता है जो सब्जेक्ट के बाद में अपन यूज करते हैं। तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि अपन बात करते हैं जो लास्ट पांचवें स्ट्रक्चर के रूप में। चौथा जो अपन करते हैं ना वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में होते हैं, जो इसी तरीके का होता है। थर्ड नंबर पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो हमारा होता है ना WH स्ट्रक्चर, कौन सा? WS सेंटेंस। WH सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड को लाते हैं। WH वर्ड प्लस डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, बहुवचन के लिए डू, एक वचन के लिए डज, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और आगे क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं इनके स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये WH वर्ड, WH फैमिली से जितने भी वर्ड होते हैं वो शुरू में लिए जाते हैं हमारे, और डू बहुवचन के लिए, डज एक वचन के लिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब। और ये तो हुए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन सेंटेंस को थोड़ा हल करने का तरीका, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्लास, बहुत ही शानदार एक से एक बढ़ के टेंस के टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।